नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने बात की थी वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के बारे में, जो था वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923, और उसके ही ओरिएंटेड जो मेन गाइडलाइंस एक्ट में दिए हैं उस हिसाब से यहाँ पे रूल आया था वर्कमैन कंपेंसेशन रूल 1924। तो जैसे कि हमने वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 में पढ़ा था कि वहां पे बहुत सारे डेफिनेशंस दी गई है, अलग अलग जो फॉर्मेट्स है वो दी गए हैं शेड्यूल फॉर्म में, जैसे कि वहां पे शेड्यूल 1, 2, 3, 4 बताया गया था। उसके अलावा वो शेड्यूल्स में अलग अलग पार्ट्स भी थे, और फिर वहां पे मेनली बात कही गई थी अगर एक्सीडेंट होता है, अगर इंजरी होती है तो इंजरी का टाइप क्या है। जैसे कि यहाँ पे डिसेबलमेंट हो चुके हैं तो वो परमानेंट डिसेबलमेंट केस है, टेम्पररी डिसेबलमेंट केस है, पार्शियल डिसेबलमेंट केस है या टोटल डिसेबलमेंट केस है। इसके बेसिस पे वहां पे कुछ टेबल्स दिए गए हैं, कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटीज दी गई है, और कुछ डिसीजेस भी वहां पे मेंशन किए गए हैं, और उसके बेसिस पे फिर कुछ कैलकुलेशंस दिए हैं, और फिर आपका जो कंपेंसेशन अमाउंट होगा वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं, और फिर वहां पे आपको जो कंपेंसेशन है वो मिल सकता है। तो उसके कुछ हाइलाइट्स यही रूल्स में डिटेल में दिए गए हैं, जिसको हम बोलेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रूल 1924। अभी ये रूल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन जो सेफ्टी ऑफिसर को या एम्प्लॉयर को जो बात मालूम होनी चाहिए वो है कैलकुलेशंस, और इसीलिए हम रूल के अलावा यहाँ पे कुछ वर्किंग एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि एग्जैक्टली कंपेंसेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की थी अभी शेड्यूल 1 में जो था इंजुरीज और लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, शेड्यूल 2 में बताया गया था अलग अलग वर्कमैन के डेफिनेशंस, जहां पे 48 कैटेगरीज थी। शेड्यूल 3 में वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 में बताया गया था ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, उसमें पार्ट ए बी सी, और 4 में शेड्यूल 4 में बताया था एज फैक्टर, कि आपका एज कितना है उस हिसाब से वहां पे आपका फैक्टर क्या है, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस में वो फैक्टर यूज करना है। अभी जो रूल है वो रूल में 6 to 10 रूल जो है वो बात करता है डिपॉजिट ऑफ कंपेंसेशन के बारे में। यानी कि अगर आपने अभी शेड्यूल 1, 2, 3, 4 रेफर किया है, उसके बाद में अगर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपने कैलकुलेशंस किए हैं और जो भी कंपेंसेशन अमाउंट आपकी तय हो चुकी है उसको अभी एम्प्लॉयर को देना है, तो एम्प्लॉयर कमिश्नर को देगा और कमिश्नर बाद में आपको एम्प्लॉय को देगा। और इन केस फैटल केस है या डेथ हो चुकी है तो जो भी आपके नॉमिनीज रहेंगे या फिर दूसरे पर्सन रहेंगे उस हिसाब से उनको देंगे। लेकिन ये जब अमाउंट फाइनलाइज होती है तो उसका डिपोजिशन पहले करना पड़ता है कमिश्नर के पास, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट्स, जैसे कि डेथ केस है तो कंपेंसेशन आपका जो है वो फॉर्म ए ये फॉर्मेट में फिल करना होगा, और उसके बाद में ये कंपेंसेशन अमाउंट डिपॉजिट करनी होगी। अगर नॉन फैटलिटी केसेस है यानी कि डेथ नहीं हो चुकी और इंजुरी है, डिसेबलमेंट केस है, तो वहां पे आपको फॉर्म ए में आपको ये इंफॉर्मेशन देनी होगी और फिर कंपेंसेशन अमाउंट डिपॉजिट करनी होगी। कंपेंसेशन की अमाउंट जो है उसके अगर आपको रिसीट चाहिए तो वो फॉर्म बी के रेफरेंस से आपको मिलेगी। जो डिसबर्समेंट्स होती है कमिश्नर थ्रू एम्प्लॉय को या वर्कमैन को, तो उसका फॉर्मेट है सी। और जो डिपेंडेंट्स होता है, अगर इनकेस डेथ होती है या फिर आपकी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट केस से आप चल नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते हैं, ऐसे अगर कुछ केसेस है तो वहां पे डिपेंडेंट्स को एप्लीकेशन करना पड़ेगा कमिश्नर के लोग कि यहाँ पे ये हमारा रिलेटिव जो वर्कमैन था ये एक्सीडेंट के इसमें ये प्रॉब्लम हो चुका है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये प्रूफ से एविडेंसेस है, और उसके बेसिस पे अभी मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ कि मुझे ये एक्चुअली अमाउंट मिलनी चाहिए, और फिर ये अमाउंट मैं वो वर्कमैन के लिए या एम्प्लॉय के लिए यूज करूंगा, तो उसके लिए है फॉर्म जी। तो ये जो रूल है वर्कमैन कंपेंसेशन रूल 1924, इसमें बहुत सारे फॉर्म्स, क्योंकि जो कंपेंसेशन एक्ट 1923 था उसमें
उन्होंने गाइडलाइन दी थी, लेकिन उसकी जो डिटेलिंग है वो डिटेलिंग में एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, इसके बारे में रूल्स में गाइडलाइंस दी है और वो मैक्सिमम फॉर्म में दी गई। तो जैसे कि फॉर्म ए है, फॉर्म ए है, फॉर्म बी, सी, डी, ई, एफ, जी वगैरह ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स है जो नॉर्मली फॉर्म आर तक है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स या फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और जो भी आपको कंडीशन लागू होगी उस हिसाब से ही वो आपको फॉर्म भरना होगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म ई भी है या फिर फॉर्म ई है, जो एक्सीडेंट के रिपोर्ट की डिटेल में आपको अगर देने हैं तो रूल नंबर 11 और 12 में जो बताया गया है कि आपको एक्सीडेंट का रिपोर्ट देना है। इन केस ये मेजर एक्सीडेंट है, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट है, डेथ या फैटलिटी केस है, तो आपको कमिश्नर को भी ये एक्सीडेंट का रिपोर्ट सबमिट करना है विद इन 7 डेज। तो उसका फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या है तो वो फॉर्म ई में आपको पता चल जाएगा। तो ये अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट से जो हम बाद में भी देख सकते हैं कि ये फॉर्म ए टू फॉर्म आर क्या है, और ये फॉर्म जो भी आपको कंडीशन लागू होगी वो कंडीशन लागू के हिसाब से आपको वो फॉर्म फिलअप करना है और वो सबमिट करना है। अभी उसके अलावा जो रूल नंबर 13 टू 18 है तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में गाइडलाइंस दी गई। जैसे कि जो भी वर्कमैन या एम्प्लॉय होगा उसको मेडिकल एग्जामिनेशन थ्रू जाना ही होगा। तो यहाँ पे जो मेडिकल एग्जामिनेशन है तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। कुछ केसेस में यहाँ पे क्रिटिकल अगर वर्कमैन की यहाँ पे कंडीशन हो सकती है या फिर उसको फिजिबल नहीं होगा तो उसके लिए भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी यहाँ पर लागू है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो 6 AM टू 7 PM तक यानी सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे के अंदर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन की यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करके देनी चाहिए। ये रूल नंबर 13 टू 18 में यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की। तो एम्प्लॉयर्स को या फिर एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये मेडिकल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो भी यहाँ पे फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी, या फिर अगर वो फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल नहीं होगी तो वो अवेलेबल करके देनी होगी। और फिर आपको ये मेडिकल एग्जामिनेशन से पता चलेगा कि ये जो एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो चुकी है ये इंजरी एग्जैक्टली क्या है, ये परमानेंट डिसेबलमेंट केस है, टोटल डिसेबलमेंट केस है, पार्शियल डिसेबलमेंट केस है, टेम्पररी डिसेबलमेंट केस है, और उसमें भी स्पेसिफिकली यहाँ पे ये फिंगर कट हो चुका है या थंब को एम्पुटेशन है या फिर आपको लेग्स को है या फिर थाइज को है या फिर हैंड्स को है या फिर आई साइट्स को प्रॉब्लम है या डिफनेस ऐसे इश्यूज है या फिर और कोई ऑक्यूपेशनल डिसीज जो होता है या फिर बहुत सारे डिसीजेस जो हमने मेंशन किए हैं उसके बारे में। तो मेडिकल एग्जामिनेशन थ्रू ही ये आपको पता चलेगा और उस टाइम आपका जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टर को ये पर्टिकुलर फॉर्मेट्स भी रेफर करने हैं और उस हिसाब से उनको बताना है कि आपका ये जो डिसीज है ये पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी ओरिएंटेड है। तो ये शेड्यूल में जो अलग अलग पार्ट्स है ये शेड्यूल 3 में आपको पार्ट ABC चेक करने होंगे, उसमें एग्जैक्टली ये केस क्या है और उसके बेसिस पे फिर लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी यहाँ पे कैलकुलेट होगी और उसके बेसिस पे फिर आपके जो कंपेंसेशन है उसके कैलकुलेशन हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन थ्रू जाना जरूरी है और ये अगर विद इन 3 डेज में कवर होता है तो यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। अगर ये रिकवरेबल नहीं है 3 दिन के बाद अगर आपको ये इंजरी कंटिन्यू होती है तो ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया के हिसाब से आपको ये वर्कआउट करना होगा। उसके अलावा अगर ये मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपकी कंपनसेशन अमाउंट फाइनलाइज होती है, तो फिर चैप्टर 5 टू 8 आपको ये गाइड करेंगे कि यहाँ पे आपको ये कंपेंसेशन अमाउंट के लिए क्लेम कैसा करना है, उसके एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है, कंपेंसेशन अमाउंट आपको ट्रांसफर कैसे की जाती है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो भी अमाउंट फाइनलाइज होगी कमिश्नर एम्प्लॉयर को बताएगा, एम्प्लॉयर ये अमाउंट कमिश्नर को देगा और कमिश्नर के बैंक अकाउंट थ्रू आपके एम्प्लॉयज या डिपेंडेंट्स को आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। तो ये डिटेल प्रोसीजर्स जो है वो कमिश्नर ओरिएंटेड रहो या एम्प्लॉयर्स ओरिएंटेड रहो या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स रहे या फिर अगर कोई और कुछ फॉर्मेट्स के थ्रू आपको ये वर्कआउट करना है जैसे कुछ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स भी यहाँ पे है, तो ये सभी डिटेल प्रोसीजर चैप्टर 5 टू 8 में दी गई है। उसके अलावा जो कंपेंसेशन के रिलेटेड जो सेक्शन
और रूल के बारे में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे हमने पार्ट ए बी सी के बारे में बताया था शेड्यूल 3 में, तो इसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पे जान लेने होंगे और फिर ये आपके डॉक्टर्स और मेडिकल सर्टिफिकेट्स में ये मेंशन करना होगा, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपकी अमाउंट डिसाइड होने वाली है। तो स्पेशली अगर हम ऑक्यूपेशनल डिसीजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे ये ऑक्यूपेशनल डिसीजेस जो है तो ये एग्जैक्टली पार्ट ए की वजह से है, बी में है या सी में है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे पार्ट ए में जो है तो आपकी सर्विस कितनी हुई है यहाँ पे, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस, ये अगर पार्ट ए का डिसीज है तो आपको वो अमाउंट मिलनी चाहिए। उसके अलावा पार्ट बी में जो डिसीजेस हमने देखे थे शेड्यूल 3 में, तो वहां पे मिनिमम क्राइटेरिया 6 मंथ सर्विस का है, उसके बाद में ही आपको ये मिल जाएगी। और अगर ये पार्ट सी के डिसीजेस मेंशन किए गए हैं तो वहां पर भी लेंथ ऑफ सर्विस से कुछ लेना देना नहीं है, आपको वो कंपेंसेशन अमाउंट वो डिसीजेस ओरिएंटेड लॉस ऑफ लर्निंग डिसाइड करने के बाद वहां पे मिल जाएगी। लेकिन ये जो सर्विसेज है ये सभी डिसीज एग्जैक्टली क्या है उसके बेसिस पे फाइनलाइज होंगे। तो ये मेडिकल एग्जामिनर, डॉक्टर्स या कमिश्नर उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे ये डिसाइड होगा। अगर ये पार्ट डी वाले डिसीजेस है तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक केस हो सकती है कि अगर कोई डिसीज फाइंड आउट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन में, लेकिन जो भी एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉयज ने अलग अलग यहाँ पे कंपनीज में काम किया है, अलग अलग एम्प्लॉयर्स थ्रू अंडर काम किया है, तो वो किस एम्प्लॉयर्स थ्रू ये कमिश्नर को यहाँ पे अमाउंट पे करेगा, इसके बारे में यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई। जैसे कि अगर यहाँ पे केस है कि एक एम्प्लॉय 1 साल यहाँ पे एक कंपनी में काम करता है या फैक्ट्री में काम करता है और उसके बाद में दूसरे साल वो दूसरे कंपनी में काम करता है, तीसरे साल तीसरे कंपनी में काम करता है, और 3 साल के बाद में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके बाद अगर उसको पता चला कि ये स्पेसिफिक डिसीज मुझे हो चुका है और ये डिसीज जो है ये किस वजह से ही ये डॉक्टर्स उनको बता सकते हैं, और अगर ये तीनों कंपनी इसको अगर ये प्रॉब्लमेटिक लगती है कि ये तीनों कंपनी में ऐसा वर्किंग नेचर था जिसकी वजह से ये डिसीज हो चुका है, तो वो प्रोपोर्शन में आपको वो कंपेंसेशन अमाउंट हर एक एम्प्लॉयर को देनी होगी। जैसे अगर मैंने बताया कि एम्प्लॉयर 1 1 साल, एम्प्लॉयर 2 दूसरा साल और एम्प्लॉयर 3 तीसरा साल, एक साल अगर तीनों एम्प्लॉयर के अंडर उन्होंने काम किया है और वर्क कल्चर जो है, वर्किंग नेचर जो है वो सेम है, और अभी जो डिसीज हो चुका है तो वहां पे आपको 33% के हिसाब से आपको कंपेंसेशन अमाउंट देनी होगी और फिर वो एम्प्लॉयज को वहां पे मिल सकती है। अगर टाइम स्पैन किसी कंपनी का 2 साल है, किस कंपनी का 3 साल है, किस कंपनी का 5 साल है, किस कंपनी का 6 महीने है, तो जो भी क्राइटेरिया होगा उस प्रोपोर्शन में वो कंपेंसेशन वहां पे लागू होगी और उसके बाद में ही वो अमाउंट वहां पे एम्प्लॉयज को मिलेगी। तो ये सभी बातें आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करनी होगी, जो स्पेशली मेडिकल एग्जामिनेशन और जो कमिश्नर है वो कंडीशंस चेक करेंगे और उसके बेसिस पे ही ये फाइनलाइज होगी। तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में जो शेड्यूल्स है वो आपको ध्यान से देखने होंगे, उसके जो क्राइटेरियाज है वो ध्यान में देखने होंगे, और उसके बाद में ही कमिश्नर यहाँ पे ये फाइनलाइज करेगा कि इसको अमाउंट कितनी देनी चाहिए और कितने ड्यूरेशन तक देनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस है कि कुछ केसेस में आपको हाफ मंथली पेमेंट देना होता है टेम्पररी डिसेबलमेंट केस में, तो उसका टाइम स्पैन मैक्सिमम 5 ईयर है और मैक्सिमम वेज लिमिट 4000 है। तो ये स्पेसिफिक केसेस, स्पेसिफिक कंडीशंस जो है ये भी आपको ठीक तरह से देखने होंगे। तो अगर कुछ केसेस हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे होती है। तो ये सेक्शन 4 जो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 का है, उसके जो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के जो शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1, 3 और 4, जिसमें स्पेसिफिक बातें की गई है, जो डिसीजेस के बारे में हो सकता है या कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी या लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी के बारे में कहा गया है, या फिर टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट केसेस के बारे में कहा गया है, और वहां पे कंडीशन दी गई है मंथली वेजेस हमने मैक्सिमम 4000 कंसीडर किया है।
तो इसके बेसिस पे ही आपको ये कैलकुलेशंस करने होंगे। और ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं इसके लिए अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यह है एग्जांपल 1, जहां पे आपको बताया गया है कि एक वर्कर है जो 24 इयर्स उसका एज कंप्लीट किया है और वो मंथली वेजेस है उसका 3800। तो ये मंथली वेजेस है 3800, उसका एज दिया है 24 इयर्स, और ये फैटलिटी केस है, डाइज ड्यू टू एनी डिसीज। तो किस डिसीज की वजह से यहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये जो डिसीज है ये पार्ट ए या सी में या पार्ट बी के कोई स्पेसिफिक डिसीज की वजह से यहाँ पे ये पॉसिबल है। तो उसकी जो सर्विस थी वो 6 मंथ से ज्यादा हो चुकी थी और उसका एज 24 इयर्स तक था। तो उसको कंपेंसेशन कैसे मिलनी चाहिए? तो यहाँ पे हमने जो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में पढ़ा था और उसकी जो गाइडलाइंस देखी थी, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई एम्प्लॉय रहता है, कोई वर्कमैन रहता है और वो 6 मंथ से ज्यादा काम यहाँ पे कर चुका है और डिसीज की वजह से अगर उसकी डेथ होती है, तो उसको जो कंपेंसेशन अमाउंट मिलनी चाहिए वो 50% ऑफ द मंथली वेजेस इनटू फैक्टर। तो ये फैक्टर कहां से आएगा कि स्पेसिफिक केस क्या है उसके बेसिस पे, यानी कि आपको शेड्यूल 3 चेक करना होगा और उसमें जो स्पेसिफिक केसेस है पार्ट ए या बी या सी, और उसके बेसिस पे वहां पे उन्होंने फैक्टर भी दिया होगा जो डिसीजेस के रिलेटेड है, और जो फैक्टर एज के बेसिस पे है वो एज के बेसिस पे भी यहाँ पे फैक्टर दिया होगा। तो अगर ये एज के बेसिस पे यहाँ पे आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे 24 इयर्स एज है तो उसका फैक्टर है 218.47। तो एज फैक्टर यहाँ पे मिल गया। अभी शेड्यूल 3 एबीसी चेक करने के बाद आपकी जो डिसीज की केस क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। अगर ये जैसे कि हमने बात की है कि अगर ये पार्ट बी में चला जाता है तो 6 मंथ्स प्लस क्राइटेरिया यहाँ पे लागू है, और पार्ट ए और सी के लिए इररेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस, यानी कि कितने भी महीने कितने भी साल आप यहाँ पे काम कीजिए, लेकिन अगर पार्ट ए और सी में की वजह से यहाँ पे डिसीजेस होता है तो उसके लिए मंथ्स या ईयर्स के भी क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको एज फैक्टर देखना है, एज के बेसिस पे जो फैक्टर है, और जो भी मंथली वेजेस है उसका 50% आपको वर्कआउट करना है, और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करके जो भी अमाउंट आएगी वो कंपेंसेशन अमाउंट होगी। जैसे कि यहाँ पे कंपेंसेशन अमाउंट दी गई है 3800, तो ये लेस देन 4000 है। जैसे हमने बताया था कि वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट रूल में क्लियरली बताया है कि मैक्सिमम आपको 4000 पर मंथ यहाँ पे मंथली वेजेस कंसिडर करना है, और उसके बेसिस पे ही ये सब कैलकुलेशंस है। तो ये 50% यानी कि 0.5 इंटू 3800, तो मंथली वेजेस आपका 3800 है, लेस देन 4000 है, तो ये 0.5 इंटू 3800 और इंटू फैक्टर बेस्ड ऑन द एज। तो 24 इयर्स के लिए अगर ये फैक्टर होता है 218.47, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये जो भी अमाउंट आएगी इसको कंपेयर किया जाएगा 80,000 अमाउंट से। तो अगर 80,000 से लेस अमाउंट है तो आपको 80,000 अमाउंट मिल जाएगी। अगर ये 80,000 प्लस अमाउंट है तो जो भी ज्यादा अमाउंट होगी वो आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 80,000 प्लस अमाउंट है 4,15,093 रुपीज, तो ये कंपेंसेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये स्पेसिफिक केस थी जहां पे लेस देन 4,000 पर मंथ यहाँ पे डेली वेजेस थे, मंथली वेजेस थे, और जो डिसीजेस की वजह से यहाँ पे फैटेलिटी हो चुकी है। तो अगर केस चेंज हो जाती है तो फिर कैलकुलेशंस कैसे करनी है? तो जहां पे आपको ये पता चल रहा है सेकंड एग्जांपल में ये टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट केस है। तो ये वर्कर्स की ये केस है टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट,
और ये है पार्ट 1 शेड्यूल 1 में जो मेंशन किया है। और आपको ऑक्यूपेशनल डिसीजेस अगर उसकी वजह से परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट केस होता है तो आपको पार्ट 3 चेक करना होगा। और इसका जो एज है वर्कमैन का और इसका जो मंथली वेजेस है तो वो एज है 48 और मंथली वेजेस है 5600। तो फिर अगर आपको कंपेंसेशन कैलकुलेट करना है तो वही फॉर्मूला आपको पहले चेक करना है कि मंथली वेजेस जो होंगे अभी उसका 60% अमाउंट, क्योंकि हमने देखा था कि अगर डेथ होती है तो 50% यहाँ पे होता है। अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट केस है लेकिन फैटेलिटी नहीं है, डेथ नहीं हो चुकी है, तो ये 60% मंथली वेजेस क्राइटेरिया में आता है। और फिर उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो फैक्टर आपको चेक करना है और ये फैक्टर एज के बेसिस पे डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ पे 48 इयर्स इसका एज दिया है तो उसके बेसिस पे जो भी फैक्टर होगा वो फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है शेड्यूल में और फिर उसके बेसिस पे वो फैक्टर से 60% ऑफ मंथली वेजेस से मल्टीप्लाई करना है। अभी अगर हम 48 इयर्स का फैक्टर कंसिडर करते हैं 159.80, ठीक है। और अभी हमने बात की थी कि मंथली वेजेस का 60% आपको लेना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मंथली वेजेस है 5600 जो कि 4000 प्लस की केस है। और यहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया है कि जो भी कैलकुलेशंस होंगे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में और रूल 24 में उसका मंथली वेज मैक्सिमम आपको 4000 ही कंसिडर करना है। अगर ये 4000 प्लस होता है तो भी आपको मंथली वेज 4000 कंसिडर करना है। इसीलिए यहाँ पे 5600 की जगह 4000 यहाँ पे मंथली वेज कंसिडर किया है और फिर उसका 60% यानी कि 0.6 कंसिडर किया है। तो ये हो गया आपका 60% ऑफ मंथली वेजेस, मैक्सिमम 4000 मंथली वेजेस कंसिडर करके, और उसका जो फैक्टर है एज फैक्टर उसके कैलकुलेशंस अगर करेंगे तो ये अमाउंट अगर 90,000 प्लस आती है तो वो आपको कंपेंसेशन मिल जाएगी। क्योंकि हमने बताया था एक्ट के हिसाब से कि अगर टोटल डिसेबलमेंट परमानेंट केस है तो वहां पे आपको अमाउंट मिल सकती है मिनिमम 90,000। अगर कंपेंसेशन कैलकुलेशन 90,000 प्लस है तो जो भी ज्यादा अमाउंट होगी वो आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल 3 यहाँ पे है, वर्कर का पार्शियल विजन लूज हो चुका है, यानी कि एक आंख से उसको थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है और इसका मतलब है कि दूसरी आंख यहाँ पे नॉर्मल। तो आपको यहाँ पे शेड्यूल 1 रेफर करना पड़ेगा, पार्ट 2 रेफर करना पड़ेगा और उसमें आइटम 26A यहाँ पे दिया है जो बात करता है पार्शियल विजन लूज एक आंख। तो उसकी बेसिस पे यहाँ पे जो भी आपका लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे डिसाइड होगा। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी चेक करनी होगी टेबल में जो शेड्यूल 1 में दिया है, और फिर आपको एज फैक्टर चेक करना होगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट की केस है, इंफ्रारेड रेडिएशन एक्सपोजर है जो आइटम 2 पार्ट बी शेड्यूल 3 में दिया है, और उसका जो वर्कमैन है वो उसका एज है 40 और उसका जो मंथली वेजेस है वो मंथली वेजेस है 6500। तो कंपेंसेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था कि जो भी मंथली वेजेस होंगे उसको आपको परसेंटेज लेना होगा। तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज है तो ये परसेंटेज लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे यहाँ पे ये डिसाइड होगा। तो शेड्यूल 1 में अगर हम ये स्पेसिफिक पार्ट और स्पेसिफिक आइटम अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये अगर एक आंख का कुछ पार्शियल विजन लॉस है तो वो 10% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी में आ जाता है। और यहाँ पे फिर उसका जो मंथली वेजेस है ये 6500 है, लेकिन अभी हमने जो बात की थी कि मैक्सिमम 4000 ही आपको कंसिडर करना है और इसी बेसिस पे यहाँ पे ये 10% ऑफ 4000 यहाँ पे कैलकुलेट किया।
ठीक है। अभी ये जो 40 एज जो दिया है क्राइटेरिया, तो एज 40 के हिसाब से यहाँ पे ये जो फैक्टर है वो हो सकता है 184.17 जो शेड्यूल में दिया है, और उसके बेसिस पे फिर आप यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर ये अमाउंट यहाँ पे लेसर साइड में आती है तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको जो मिल जाएगा, तो वो मिनिमम अमाउंट जो डिसाइड की गई है, जैसे कि 80,000 है या 90,000 है, तो ये केस टू केस जो भी आपको मिनिमम अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, अगर ये लेस देन वो मिनिमम अमाउंट केस में यहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं। उसके अलावा अगर हम एक केस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्कर का पार्शियल विजन लॉस हो चुका है, जो अभी हमने कैटरेक्ट की केस देखी थी, उसी हिसाब से ये एक्चुअली रिपीट एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो उसमें बताया है सिलिकोसिस केस। तो ये सिलिकोसिस केस ये एक जो लंग्स ओरिएंटेड जो डिसीजेस होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिलिका यूज करते हैं तो सिलिका पार्टिकल की वजह से लंग्स डिपोजिशन में जो डिसीज होता है उसको हम कहते हैं सिलिकोसिस। तो ये स्पेसिफिक बात है जो डॉक्टर चेक करेगा और वहां पे उसकी कैपेसिटी वो बताएगा कि आपकी लंग्स का एग्जैक्टली अभी स्टेटस क्या है, और उसके बेसिस पे वो बताएगा कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी लूज हो चुकी है। तो यहाँ पे ये सिलिकोसिस अगर चेक करेंगे तो 80% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी में ये आ सकता है, और ये अगर वर्कमैन का एज है 58 तो उसके बेसिस पे उसका जो एज फैक्टर है वो यहाँ पे डिसाइड होगा। अभी ये जो मंथली वेजेस है, ये मंथली वेजेस यहाँ पे दिए गए हैं 9,600, लेकिन हमने जो बताया है कि ये 4,000 मैक्सिमम आपको कंसिडर करना है और उसके बेसिस पे ही ये कैलकुलेशन करने हैं। तो 80% लॉस अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे ये कैलकुलेशन होगा और एज फैक्टर के बेसिस पे ये कैलकुलेशन होगा। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे हायर साइड में होगी वो आपको मिल जाएगी, जो केस थी सिलिकोसिस डिसीज की वजह से। ये एक एग्जांपल है जहां पे कुछ अलग अलग फैक्टर शायद आपको देखना पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये मिडल फिंगर एम्पुटेशन की केस है जो शेड्यूल 1 पार्ट 2 में आइटम 31 में दिया था, और यहाँ पे क्रोम अल्सरेशन की वजह से ये मिडल फिंगर एम्पुटेशन हो चुका है। यहाँ पे कुछ पार्ट लंग का भी डैमेज हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे 30% परमानेंट डिसेबल पार्शियल डिसेबलमेंट केस हो चुकी है, और जो डॉक्टर ने क्लियरली मेंशन किया है। और यहाँ पे क्रोमियम के भी कुछ वेपर्स है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, और एज जो है वर्कमैन का वो है 38 और उसका जो मंथली वेज है वो है 5,600। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वर्कमैन को कंपेंसेशन कैसे मिलेगा? तो जहां पे हमने मिडल फिंगर डैमेज की बात की है, एम्पुटेशन की बात की है, तो ये शेड्यूल 1 पार्ट 2 आइटम 31 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी जो है वो है 12%। तो मिडल फिंगर के लिए यहाँ पे 12% अर्निंग कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करनी होगी, और यहाँ पे इवन 5,600 भी अगर मंथली वेजेस होता है, लेकिन मैक्सिमम उसका लॉक जो किया है वो है 4,000 मंथली वेजेस, इसलिए यहाँ पे ये 4,000 दिया गया है, और फिर ये 12% ऑफ 4,000 और जो एज फैक्टर है 38 उस हिसाब से उसका जो फैक्टर है वो यहाँ पे फैक्टर कंसिडर किया है और फिर कैलकुलेशंस किए। तो ये एक एक्चुअली मिडल फिंगर की वजह से इसको कंपेंसेशन मिलेगा। जो भी अभी हमने परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट केस की बात की है, लंग डैमेज की बात की है, तो यहाँ पे 30% अर्निंग कैपेसिटी लूज हो चुकी है। तो 4,000 मैक्सिमम मंथली वेजेस इंटू 30% यानी कि 0.3%, और जो एज फैक्टर है वो सेम रहेगा, और उसके बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशंस होंगे। तो वो कैलकुलेशंस नियर अबाउट जो आएंगे वो 2,27,472 आएंगे। तो यहाँ पे ये फिंगर डैमेज की वजह से और लंग डैमेज की वजह से जो भी अमाउंट है उसकी टोटल यहाँ पे आ जाएगी 3,18,000 के नियर अबाउट। तो ये अगर हम टोटल डिसेबलमेंट केस से कंपेयर करेंगे जो सेक्शन 41C में दिया है,
तो वहां पे ये टोटल डिसेबलमेंट केस नॉर्मली होती है 60% ऑफ मंथली वेजेस, जो मैक्सिमम 4000 है, और जो एज फैक्टर है वो कॉमन है 189.56। अगर हम ये टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट केस से कंपेयर करते हैं तो इसकी अमाउंट आ जाती है 4,54,944। तो ये 90,000 प्लस से है, और इसीलिए ये जो अमाउंट है, तो ये अमाउंट यहाँ पे कंपेंसेशन करके आपको मिल सकती है। तो ये डिपेंड है, आपको केस टू केस चेक करना है कि पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट केस क्या है, या फिर फिंगर डैमेज क्या हो चुका है। इन केस और कोई यहाँ पे एडिशन हो जाती थी, और ये अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट केस से अगर हायर साइड में चली जाती थी तो वो हायर साइड वाली अमाउंट आपको मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन हो चुका है कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट केस के कंपैरिजन से ये अमाउंट लेसर साइड में है, तो ये परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट केस के इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसलिए आपको ये जो अमाउंट है, जो 3,18,000 अमाउंट है, ये आपको यहाँ पे एज ए कंपेंसेशन मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो अलग अलग कंपेंसेशन हमने अलग अलग एम्प्लॉयर्स के बारे में कहा गया था, तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि ये वर्कर ने शुगर मिल्स में ही काम किया है, लेकिन अलग अलग शुगर मिल्स में काम किया है, तो उसका ओवरऑल पीरियड जो था वो 16 इयर्स तक पीरियड था, और जो उसको प्रॉब्लम हुआ है वो हुआ है डिसीज बैकोसोसिस। तो जैसे कि हमने बात की थी, अगर कॉटन या टेक्सटाइल या कुछ फाइबर्स है, तो वहां पे उसकी वजह से अगर लंग्स में डिपोजिशन होता है तो उसको हम बैकोसिस कहते हैं। तो ये शुगर मिल का एग्जांपल है। तो यहाँ पे शुगर केन डस्ट जो होती है, ये डस्ट लंग्स में डिपॉजिट होने की वजह से बैकोसिस डिसीज हो चुका है, और उसका जो एज है वो है 45, उसका मंथली वेजेस है 7,800, और इसका जो लंग डैमेज हो चुका है वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट केस के अंदर आता है, जो डॉक्टर ने बताया है कि ये 50% जो अर्निंग कैपेसिटी उसकी लूज हो चुकी है। तो ये कंपेंसेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमने बताया है कि मैक्सिमम हम 4,000 ही मंथली वेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं, 50% अर्निंग कैपेसिटी बताई है, और जो 45 एज है उस हिसाब से ये एज फैक्टर आपको शेड्यूल में देखना होगा। तो ये 169.44 अगर होता है तो ये जो है अमाउंट आती है 33,880। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि ये शुगर मिल में उसने कितना काम किया है, उस ड्यूरेशन के हिसाब से आपको उस प्रोपोर्शन में ये कंपेंसेशन देना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली बताया नहीं गया है कि टोटल सर्विस हर एक शुगर मिल में कितनी है, तो यहाँ पे ये 16 इयर्स तक इसने सर्विस किया है, इतनी ही बात कही गई। तो ये कमिश्नर को फाइंड आउट करना होगा कि एग्जैक्टली फर्स्ट शुगर मिल में, सेकंड शुगर मिल में और थर्ड शुगर मिल में इसने कितना काम किया है। तो जितने भी साल इसने जिस इंडस्ट्री में काम किया होगा उसके प्रोपोर्शन में ये अमाउंट जो है ये आपको देनी होगी। तो ये जो है ये इक्विवेलेंट टू 100% होगा, और ये जो ईयर से ये परसेंटेज फॉर्म में आएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे उसने 5 साल तक काम किया है, यहाँ पे 10 साल तक काम किया है, और यहाँ पे 1 ही साल काम किया है, और फिर उसको बाद में पता चला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, और मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि ये एक्चुअली यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था और अभी यहाँ पे एक्चुअली आइडेंटिफाई हुआ है। तो ये 5 साल के हिसाब से ये जो अमाउंट है ये यहाँ पे डिवाइड होगी, ये 10 साल के हिसाब से होगी, और 1 साल के हिसाब से प्रोपोर्शन में ये डिवाइड होगी, और फिर ये जो एम्प्लॉयर से शुगर मिल के वो प्रोपोर्शन में वर्कमैन कंपेंसेशन कमिश्नर को ये अमाउंट भेजेंगे, और फिर वो अमाउंट आपको एज अ कंपेंसेशन यहाँ पे टोटल मिल जाएगी। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट्स और रूल्स में कैलकुलेशंस हो सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज में कुछ इंजरीज हो चुकी है और यहाँ पे अगर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट या रूल लागू होता है तो आप खुद कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं। तो कमिश्नर के जो मेन राइट्स होते हैं उसके बेसिस पे ही ये कंपेंसेशन अमाउंट यहाँ पे फाइनलाइज होगी।
अभी ये कुछ केसेस है, जैसे कि फॉस्फोरस कंपाउंड है, तो फॉस्फोरस कंपाउंड की वजह से यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होता है, मेडिकल इश्यूज होता है, तो यहाँ पर आपको कंपेंसेशन अमाउंट कैसे मिलेगी। तो फॉस्फोरस का जो पॉइंट दिया गया है शेड्यूल्स में, तो वहां से आपको पता चलता है कि ये 25% अर्निंग कैपेसिटी लूज करता है, तो यहाँ पे आपको 0.25 से मंथली वेजेस से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर उसके बेसिस पे आपको ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे ये स्पेसिफिक केस है कि ये एब्सेंट रहा था 3 महीने तक, और फिर मेडिकल फाइंडिंग्स में पता चला है ये टेम्पररी डिसेबलमेंट की केस है, और उसके मंथली वेजेस 4500 है, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं। तो ये स्पेशल केस यहाँ पे एग्जांपल क्यों बताया है कि यहाँ पे अगर ये स्पेसिफिक केस होती है, जैसे कि ये फॉस्फोरस कंपाउंड से होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से होती है, और वो बीच में एब्सेंट भी होता है, उसके बाद में मेडिकल फाइंडिंग्स में भी पता चलता है कि ये फॉस्फोरस कंपाउंड की वजह से ही प्रॉब्लम हो चुका है, तो जो अभी हमने बात कही थी कि ये 4000 ये सीलिंग लिमिट होती है, तो यहाँ पर ये लागू नहीं है, इसीलिए ये 4500 यहाँ पे मंथली वेजेस दिए गए हैं, और उसके बेसिस पे ये जो अमाउंट होगी वो कैलकुलेट हो चुकी है। तो फिर उसके बाद में उसको ये अमाउंट दी गई थी। तो ये भी आपको यहाँ पे देखना है कि एग्जैक्टली ये परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट केस है या टेम्पररी डिसेबलमेंट केस है, इक्विवेलेंट टू डेथ केस है या डेथ केस है, और फिर उसके बेसिस पे कमिश्नर फाइनलाइज करेगा कि एग्जैक्टली इसके कैलकुलेशंस क्या होंगे। अभी जो हमने बात की थी कि वर्कमैन कंपेंसेशन रूल्स 1924 में जो अलग अलग फॉर्मेट्स है, जो अभी हमने बात की थी कि फॉर्म ए टू फॉर्म आर तक बहुत सारे फॉर्मेट्स है, और हमने रूल्स में और चैप्टर्स में सिर्फ मेंशन किया था कि ये फॉर्म ए एप्लीकेबल है या फॉर्म बी एप्लीकेबल है या सी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ये आपको एग्जैक्टली फॉर्म में क्या होता है, तो इसके आइडिया के लिए ये फॉर्म मैं बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर्म ए है, रूल नंबर 6(1) में बताया गया है, तो ये है डिपॉजिट ऑफ कंपेंसेशन फॉर फैटल एक्सीडेंट्स। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म से आपको पता चलेगा कि अगर इनकेस एक्सीडेंट होने की वजह से यहाँ पे फैटेलिटी केस होती है, तो फैटेलिटी में आपकी जो कंपेंसेशन अमाउंट है वो डिपॉजिट कैसे करते हैं, और उसके लिए फिर आपको एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या फिलअप करना है। तो ये सेक्शन 8(1) में वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923 में भी यहाँ पे गाइडलाइन, तो आपको ये अमाउंट फिलअप करनी है यहाँ पे कि एग्जैक्टली अमाउंट कितनी है, और फिर उसके डिटेल, जैसे कि ये वर्कमैन का नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, कास्ट क्या है, या लोकल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, मंथली वेजेस कितने थे इसके, और जो उसकी प्रायर सर्विस थी उसके लिए भी उसके अलग अलग पेमेंट्स क्या थे, या फिर उसने एडवांस अगर लिया होगा तो उसके डिटेल्स यहाँ पे क्या है, और फिर जो एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉयर ने ये डिटेल एम्प्लॉयज के यहाँ पे भरने एक्सपेक्टेड थे। तो ये था फॉर्मेट ए, जो आपके फैटल एक्सीडेंट होने की वजह से जो कंपेंसेशन अमाउंट है आपको उसको डिपॉजिट करना है कमिश्नर के अकाउंट्स को। तो ये एम्प्लॉयर यहाँ पे सब डिटेल देगा, और फिर ये फिलअप करके यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर करेगा। फॉर्म ए है जो डिपॉजिट ऑफ कंपेंसेशन है, लेकिन नॉन फैटल एक्सीडेंट की केस है। तो ऊपर जो फॉर्म ए था वो फैटल एक्सीडेंट की केस थी, यहाँ पे नॉन फैटल एक्सीडेंट केस है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी है, टू अ वुमन और अ पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी। यानी कि अगर कोई पर्सन जिसको कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है, जैसे कि टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी केस हो सकती है, या जिस वजह से वो अमाउंट लेके कुछ काम नहीं कर सकता है खुद, लेकिन डेथ भी नहीं हो चुकी, तो ऐसे चीज में यहाँ पे नॉन फैटल एक्सीडेंट की केस होती है, तो वो पर्सन जो डिसेबल है उसके यहाँ पे उसको जो अमाउंट मिलने वाली है, या फिर वुमन को अमाउंट मिलने वाली है, तो वो डिपोजिशन कैसे होता है, तो वो फॉर्म ए में दिया है। तो वैसे ही सिमिलर कंटेंट्स यहाँ पे है कि कंपेंसेशन अमाउंट कितनी है, और उसकी जो मंथली वेजेस थे वो कितने थे, इसके पहले यहाँ पे क्या थे, और फिर एम्प्लॉयर का यहाँ पे साइन होगा। उसके अलावा है फॉर्म बी, तो ये कंपेंसेशन का
जो रिसिट होता है, ये रिसिट यहाँ पे उसका फॉर्मेट है। तो ये बुक नंबर, रिसिट नंबर, रजिस्टर नंबर, डिपॉजिटर कौन है, डेट ऑफ डिपॉजिट, सम कितनी थी रुपीज में, और ये कमिश्नर कौन सा है उसके है। फॉर्म सी है स्टेटमेंट ऑफ डिसबर्समेंट। तो ये आपको अमाउंट देने के लिए जो अमाउंट डिसबर्स होती है तो उसके रिलेटेड डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, डिपॉजिटर है, डेट है, अमाउंट है, अमाउंट कितनी डिडक्ट हो चुकी है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस आपको पेड किए हैं या नहीं, कितने किए हैं, और उसके जो डिपेंडेंट्स है उसकी रिलेशनशिप क्या है। तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको कितनी डिसबर्स की गई है, तो इसके बारे में यहाँ पे ये फॉर्म सी में दी गई इंफॉर्मेशन। फॉर्म डी जो है, ये फॉर्म डी में है डिपॉजिट ऑफ कंपेंसेशन, नॉन फैटल एक्सीडेंट है लेकिन अदर देन अ वुमन और अ पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी। तो पहले जो हमने केस देखी थी वो थी नॉन फैटल एक्सीडेंट की, लेकिन वो डिपोजिशन है, वो कंपेंसेशन अमाउंट वो वुमन या पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी थी, ये अदर देन अ वुमन और पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी। तो किसी थर्ड पर्सन को ही आपको ये अमाउंट देनी है, डिपॉजिट करनी है, तो उसके लिए ये फॉर्म डी आपको फिलअप करना होगा, जिसमें आपको अमाउंट देनी है, आपको डेट बतानी है, एम्प्लॉयर कौन सा बताना है, और फिर एग्जैक्टली किस पर्सन को ये देना है उसके बारे में। ये है फॉर्म ई रिसिप्ट ऑफ कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन अमाउंट जो है आपको मिल चुके हैं, उसकी रिसिप्ट आपको देना है, उसका बुक नंबर, रिसिप्ट नंबर, रजिस्टर नंबर, डिपॉजिटर, कितनी अमाउंट है और किस कमिश्नर को दिया है। फॉर्म ई है जो फैटल एक्सीडेंट अगर होता है तो उसका डिटेल रिपोर्ट जैसे आपको कमिश्नर को सबमिट करना होता है विद इन 7 डेज, तो उसके बारे में यहाँ पे फॉर्मेट दिया है। तो ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट कब हुआ है, किस डेट को हो चुका है, एक्सीडेंट का टाइम क्या था, प्लेस क्या था, उसका मैनर क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है एक्सीडेंट का, और उसके जो डिटेल पर्टिकुलर्स है, ये कैसे हो चुका है, एविडेंसेस क्या है, किस वजह से हो चुका है, ये सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आप डिस्कस करके डिटेल में आपको यहाँ पे देना है। तो जिस वर्कमैन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे तो उसके बारे में आपको यहाँ पे नेम, सेक्स, एज, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फुल पोस्टल एड्रेस यहाँ पे डिटेल्स भी देने होंगे। तो ये था रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट। फॉर्म एफ है एप्लीकेशन फॉर कंपेंसेशन बाय वर्कमैन। तो यहाँ पे जो कंपेंसेशन के लिए वर्कमैन अप्लाई करता है कमिश्नर को, तो उसके लिए एप्लीकेशन का ये फॉर्मेट है कि किस कमिश्नर को आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेंट कौन है, और यहाँ पे किस वजह से ये अप्लाई करने वाले हैं, किस डेट को एक्सीडेंट हो चुका था, और यहाँ पे फिर बाकी की डिटेल्स। तो इंजरी क्या है, फिर नोटिस आपने दिए हैं नहीं, या फिर आपने अमाउंट कितनी अप्लाई करने के लिए बोला है, या फिर हाफ मंथली पेमेंट आपको किस पीरियड तक चाहिए, जो भी यहाँ पे कंडीशंस होगी वो डिटेल यहाँ पे कंडीशंस आप फॉर्म में दे सकते हैं। फॉर्म जी है वो एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर टू डिपॉजिट द कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए ऑर्डर देनी है, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन करना है, तो ये आप कमिश्नर को एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर्म जी थ्रू। तो उसके ये डिटेल्स हैं। उसके अलावा है फॉर्म एच, ये एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन है। तो कमिश्नर को भी ये आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके यहाँ पे ये डिटेल्स है। ये फॉर्म के है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो अभी ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है ये अलग अलग रूल्स और अलग अलग कंडीशंस के लिए फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पे ये है फॉर्म के, वैसे ही यहाँ पे ये फॉर्म एल है, इसकी कंडीशन अलग है, फॉर्म एम है, इसकी कंडीशन अलग है, फॉर्म एन अभी ये है नोटिस टू एम्प्लॉयर अदर देन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर छोड़ के अगर कोई दूसरा एम्प्लॉयर है, जो स्पेसिफिक केस हमने बात की थी, अलग अलग एम्प्लॉयर्स थ्रू भी ये कंपेंसेशन अमाउंट अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ पे नोटिस भेज सकते हैं फॉर्म एन थ्रू। फॉर्म ओ है नोटिस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। तो अगर आपको रिफ्यूज करना है तो उसके लिए अगर नोटिस भेजनी है एग्रीमेंट रिलेटेड तो फॉर्म ओ यूज कर सकते हैं। अगर आपको शो कॉज नोटिस भेजनी है तो यहाँ पे फॉर्म पी आप यूज कर सकते हैं। फॉर्म क्यू है शो कॉज नोटिस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट टू बोथ द पार्टीज। तो दोनों पार्टी को अगर भेजना है तो इसके लिए आप फॉर्म क्यू यूज कर सकते हैं। और फॉर्म आर जो है वो है रजिस्टर ऑफ एग्रीमेंट्स फॉर द
दैट पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो होते हैं तो उसका डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयर, वर्कमैन या इनिशियल्स ऑफ कमिश्नर्स या रेफरेंस ऑर्डर्स, रेक्टिफाइंग रजिस्टर, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो भी अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं उसके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको भरने हैं, वो है फॉर्म आर। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स है वर्कमैन कंपेंसेशन रूल 1924 में। थैंक यू।